नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई छठी मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। यह प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 29वें एपिसोड में हम तेलंगाना राज्य के निर्माण के पीछे के आधुनिक एवं ऐतिहासिक संघर्ष को समझते हैं। यह एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तेलंगाना के गठन की कहानी दशकों के संघर्ष, पहचान और राजनीति की कहानी है, लेकिन इसकी जड़ें भारत की आज़ादी से भी पहले की हैं, जब हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। सबसे पहले हैदराबाद रियासत की उस भव्यता और जटिलता को समझना होगा। ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। इसके अपने सिक्के थे, अपनी मुद्रा, डाक टिकटें थीं और निजाम को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। उन्हें हिज एक्साल्टेड हाइनेस का विशेष खिताब मिला हुआ था। यह एक बहुभाषी राज्य भी था, जिसमें तेलुगु, कन्नड़, मराठी और उर्दू बोलने वाले लोग थे। बिल्कुल। और यही विविधता और विशाल आकार इसके भारत में विलय को इतना इतना पेचीदा बना देता है। जब 1947 में विभाजन की घोषणा हुई तो निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर जोर दिया। और यहीं से बात बिगड़नी शुरू होती है, क्योंकि समझौते का बार बार उल्लंघन किया गया। इसमें गुप्त रूप से हथियार खरीदना और रजाकारों को वित्तीय सहायता देना शामिल था। ये रजाकार कौन थे? रजाकार एक निजी मिलिशिया या कह सकते हैं एक सेना थी जो हिंसक रूप से असंतोष और अल्पसंख्यक समुदायों को दबाती थी। उनकी गतिविधियों के कारण क्षेत्र के हिंदू बहुमत में भारी अशांति फैल गई, जिससे स्थिति और खराब हो गई। इसी के जवाब में भारत ने सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो शुरू किया, जिसके बाद हैदराबाद ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो हैदराबाद को पार्ट बी राज्य का दर्जा दिया गया। तो रियासत का अंत हो गया, लेकिन एक नई राजनीतिक चुनौती सामने आ गई थी। अब कहानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौर में प्रवेश करती है। पोटी श्रीरामुलु के आमरण अनशन के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य का गठन हुआ। इसके तुरंत बाद राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC बनाया गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जब तेलुगु भाषी आंध्र राज्य बन गया था तो हैदराबाद राज्य के तेलुगु बहुल तेलंगाना क्षेत्र को उसमें क्यों नहीं मिला दिया गया? विशाल आंध्र का विचार तो था। यहाँ पर विकास का असंतुलन आड़े आ गया। तेलंगाना के लोगों को चिंता थी कि तटीय आंध्र के विकसित क्षेत्रों की तुलना में उनका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। उन्हें डर था कि विलय होने पर उन्हें नौकरियों, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। यहीं से मुल्की नियमों का संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुल्की नियम कोई नई चीज नहीं थे। ये पुराने अधिवास मतलब डोमिसाइल नियम थे जो स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियां आरक्षित करते थे। 1952 में पहला मुल्की आंदोलन तब भड़का जब स्थानीय पदों पर गैर स्थानीय लोगों की भर्ती की गई। ये एक अलग तेलंगाना पहचान का एक शुरुआती और महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने असल में तत्काल विलय के खिलाफ सिफारिश की थी। उन्होंने सुझाव दिया कि तेलंगाना को 5 साल के लिए एक अलग राज्य मतलब हैदराबाद राज्य बनाया जाए और 1961 में विलय पर फिर से विचार हो। हाँ, आयोग ने तेलंगाना के अलग ऐतिहासिक, आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भ को पहचाना, लेकिन भाषाई एकता के राजनीतिक तर्क के आगे उनकी सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया गया। एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट हुआ जिसमें तेलंगाना के नेताओं को समान विकास और प्रतिनिधित्व का वादा किया गया। इसके बावजूद 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया और हैदराबाद को नए राज्य की राजधानी बनाया गया। जैसा कि अपेक्षित था, विलय के बाद भी मुल्की नियमों का मुद्दा शांत नहीं हुआ। तेलंगाना प्रजा समिति का उदय हुआ, जिसने अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया। ये संघर्ष इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने मुल्की नियमों को बरकरार रखा। इसके जवाब में आंध्र क्षेत्र में जय आंध्रा आंदोलन शुरू हो गया, जो तेलंगाना से अलग होना चाहता था।
स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि 1973 में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तेलंगाना प्रजा समिति ने तो 1971 में संसद में सीटें भी जीती, जो इस मुद्दे के लिए मजबूत जन समर्थन को दर्शाता है। हालांकि बाद में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन क्षेत्रीय शिकायतें बनी रहीं। इस समस्या को हल करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1973 में एक 6 पॉइंट फॉर्मूला लेकर आईं। इसने राज्य को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र में 85% नौकरियां और शैक्षणिक सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दीं। इसके साथ ही मुल्की नियम निरर्थक हो गए और उन्हें निरस्त कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। शोषण की भावना तेलंगाना के लोगों में बनी रही। और फिर 2001 में एक बड़ा मोड़ आया। के चंद्रशेखर राव मतलब केसीआर ने टीडीपी छोड़कर तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस की स्थापना की, जिसका एकमात्र लक्ष्य हैदराबाद को राजधानी बनाकर तेलंगाना राज्य का निर्माण करना था। आंदोलन का निर्णायक क्षण 2009 में आया, जब केसीआर ने अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। भारी जन समर्थन को देखते हुए 9 दिसंबर 2009 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने घोषणा की कि तेलंगाना राज्य बनाया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस घोषणा के बाद आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे प्रक्रिया अस्थायी रूप से रुक गई। हाँ, लेकिन तब तक तेलंगाना आंदोलन को छात्रों, कर्मचारियों और नागरिक समाज से इतना मजबूत समर्थन मिल चुका था कि उसे रोका नहीं जा सकता था। आखिरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया और केसीआर इसके पहले मुख्यमंत्री बने। तो इन सब का क्या मतलब हुआ? राज्य का गठन हो गया। शुरुआत में इसमें 10 जिले थे: आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमानगर, मेडक, वारंगल, खम्मम, नलगोंडा, महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद। और इसके बाद एक बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ। 2014 से 2021 के बीच जिलों की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा, 10 से बढ़कर 31 हो गए। ये प्रशासन को लोगों के करीब लाने, सेवा वितरण में सुधार करने और क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। ये विकेंद्रीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो तेलंगाना का निर्माण क्षेत्रीय पहचान, भाषाई राजनीति और लोकतांत्रिक संघर्ष की एक शक्तिशाली कहानी है जो दशकों तक चली। ये भारत में राज्यों के गठन की एक बड़ी तस्वीर को भी दर्शाता है। मतलब भाषाई एकता और क्षेत्रीय आर्थिक या सांस्कृतिक असमानताओं के बीच का तनाव। जेंटलमैन्स अग्रीमेंट इस खाई को पाटने का एक प्रयास था, लेकिन इसकी कथित विफलता ने दशकों तक आंदोलन को हवा दी। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। स्रोतों में उल्लेख है कि राज्य बनने के बाद विकेंद्रीकरण के लिए जिलों का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या राज्य स्तर पर सीमाओं को फिर से खींचने से स्थानीय शासन और विकास के वादों को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर और भी विभाजन होते हैं? और इस लगातार होती रीमैपिंग का लंबी अवधि में पहचान और प्रशासन के लिए क्या मतलब है?